प्रदीप देखिए, प्रयोगस्थस्य इदम् अनुकरणम, प्रयोगस्थ का ये अनुकरण है। प्रयोगे च पूर्वत्रासिद्धमिति नास्ति इति भावः, और प्रयोग में पूर्वत्रासिद्धम ये नहीं लगेगा, प्रयोग निष्पन्न होने के पश्चात नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक शास्त्र प्रक्रिया बनी हुई है, जब तक आप शब्द सिद्धि कर रहे हैं, तभी तो आप कौन सा सूत्र पूर्व में पश्चात ये सब देख सकते हैं। जब प्रयोग निष्पन्न हो गया, ठीक है, मान लीजिए किसी बालक ने प्रक्लिप्तः ही बोला और अब आचार्य बोल रहे हैं साधुल ऋकारम मधीते, तो अब यहाँ पे पूर्वत्रासिद्धम क्या कर लेगा, प्रक्लिप्तः बन चुका है और जो है कोई बालक प्रक्लिप्तः शब्द का उच्चारण कर रहा है, उसके प्रक्लिप्तः शब्द के उच्चारण को देख करके आचार्य बोल रहे हैं साधुल ऋकारम अधीते मध्युल ऋकारम मधीत। तो अब यहाँ पूर्वत्रासिद्धम की या किसी जो है वो सूत्र कार्य की तो कोई बात ही नहीं रह गई, ठीक है। सिद्धता सिद्धता की अब यहाँ कोई बात नहीं है, ये प्रयोगस्थ का अनुकरण है। साधुल ऋकारम अधीते प्रयोगे च पूर्वत्रासिद्धमिति नास्ति इति भावः, और प्रयोग काल में फिर पूर्वत्रासिद्धम नहीं है। उद्योत की पंक्तियां भी देखिए, भाष्ये भवेत् तदर्थेन इति तदर्थेन कृपिस्थल ऋकारार्थेन ऋकारस्य उपदेशेन प्रयोजनम न भवति। एवं यद्यपि भवेत्, कह रहे हैं कि कृपिस्थ जो ऋकार है उसके लिए तो ऋकारोपदेश का प्रयोजन ना हो भले ही, क्योंकि वहां पे ऋ असिद्ध होकर के ऋ दिख सकता है, लेकिन तथापि तद अनुकरणार्थेन अर्थः, लेकिन उसका जब अनुकरण कर लिया गया इस रूप में साधुल ऋकारम मधीते, तो उस ऋकार के लिए तो ऋकारोपदेश का प्रयोजन है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अब कोई पूर्वत्रासिद्धम आदि नहीं लगेगा, नहीं प्रवृत्त होगा। तो कोई कह सकता है ननु क्लिपिस्थस्य असिद्धत्वात् कथम तद अनुकरणमताः, कि कोई कहे कि क्लिपिस्थ जो ऋकार है जब वही असिद्ध हो गया, ठीक है, अब कोई कहे कि जो है क्लिपिस्थ ऋकार प्रक्लिप्तः का ऋकार तो इको यणची की दृष्टि से असिद्ध है। मान लो किसी तरह यहाँ इको यणची प्राप्त कराए, प्रक्लिप्तः इस स्थिति में वैसे प्राप्त है नहीं इको यणची, क्योंकि इस प्रक्लिप्तः शब्द में थोड़े इको यणची प्राप्त है, नहीं ना प्राप्त है। जब उसका अनुकरण कर दिया गया साधुल ऋकारम अधीते, इस रूप में जब अनुकरण किया गया तभी कोई यणची प्राप्त है। फिर भी कोई प्रश्न करे कि क्लिपिस्थ, एक सामान्य दृष्टि से ही देख रहे हैं कि क्लिपी का ऋ तो जो है वो इको यणची की दृष्टि में असिद्ध है, कोई ऐसे सामान्य बौद्धिक रूप से ही इसको देखे कल्पित करे कि ननु क्लिपिस्थस्य असिद्धत्वात् कथम तद अनुकरणम, जब क्लिपिस्थ ऋकार ही असिद्ध हो गया, ऋकार है ही नहीं, तो आपने उसका अनुकरण ही कैसे किया। तो उसको उत्तर दिया जा रहा है कि प्रयोगस्थस्य इदम् अनुकरणम, ये प्रयोगस्थ का अनुकरण है, प्रयोगस्थ का अनुकरण है। माने कि प्रक्लिप्तः शब्द बना चुके हैं और फिर जो है उसका अनुकरण कर रहे हैं। प्रक्लिप्तः या क्लिप्त शिखा आदि कोई भी शब्द बना चुके हैं और फिर कोई बालक उसका उच्चारण कर रहा है, फिर कोई आचार्य उसका अनुकरण कर रहा है, ऐसे। तो इसलिए जब प्रयोगस्थ है तो फिर असिद्ध नहीं है। जब प्रक्लिप्तः शब्द बना लिया, अब थोड़े कहोगे आप प्रक्लिप्तः की प्रक्रिया निष्पन्न कर चुके हो, अब कोई शास्त्र कार्य इसमें बचा नहीं मान लीजिए, तो फिर आप थोड़े कहोगे कि ये ऋ जो है इसकी दृष्टि में असिद्ध है, उसकी दृष्टि में सिद्ध है आदि। जब शब्द निष्पन्न हो चुका है तब सिद्धता असिद्धता की बात नहीं रहेगी ना कुछ। तो प्रक्लिप्तः ये प्रयोग निष्पन्न हो चुका है, उसके बाद कोई बालक प्रक्लिप्तः का उच्चारण कर रहा है, उसके पश्चात कोई आचार्य उनको देख करके अनुकरण कर रहा है साधुल ऋकारम अधीते आदि कह करके। तो इसलिए यहाँ पर ऋ बना रहेगा, दिखेगा, और वहाँ शास्त्र कार्य के लिए हमें ऋकारोपदेश चाहिए। प्रयोगे अनुकरण प्रयोगे शास्त्रीय तदीय कार्ये वा सिद्धत्वं पौर्वापर्यस्य तत्रैव असंभवात् न चैवं प्रकृते इति भावः। कह रहे हैं कि अनुकरण प्रयोग में सिद्धत्व असिद्धत्व नहीं हो सकता। शास्त्रीय तदीय कार्य, शास्त्र में जब शास्त्र का हमें कार्य करना हो तब सिद्धता असिद्धता हो सकती है। पौर्वापर्यस्य तत्रैव संभवात्, क्योंकि शास्त्र का जो पौर्वापर्य है सूत्रों का, वो शास्त्र कार्य की दृष्टि से ही संभव है। प्रयोग में वो जब प्रयोग निष्पन्न हो गया तब संभव नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ तक आके समाधाता ने साधु ऋकार का जो अनुकरण है वो भी ऋकारोपदेश का एक प्रयोजन दिखा दिया। पहले असाधु ऋकार का जो अनुकरण उसको प्रयोजन के रूप में दिखाया था, अब साधु ऋकार का ही जो अनुकरण उसको प्रयोजन के रूप में दिखाया है यहाँ तक आकर के। तो जिज्ञासु कहता है, समाधाता ने कहा था भवेत् तदर्थेन नार्थः स्यात् एवं त्वन्यः क्लिपिस्थ पदार्थकः शब्दः यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः। तो जिज्ञासु ने कहा न कर्तव्यः इदम् अवश्यं कर्तव्यं प्रकृतिवत् अनुकरणं भवति इति। जिज्ञासु ने कहा क्या कहा कि नहीं करने की आवश्यकता है, हमें ऋकार का उपदेश किसके लिए, साधुल ऋकारम अधीते मध्युल ऋकारम अधीते, इन प्रयोजनों के लिए ऋकारोपदेश नहीं करने की आवश्यकता है। क्यों? इदम अवश्यम कर्तव्यम। जिज्ञासु कहता है कि ये परिभाषा वाक्य हमें अवश्य बनाना ही पड़ता है। प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, क्योंकि इसके अन्य भी प्रयोजन है। अन्य प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भी हमें प्रकृतिवद अनुकरणम भवति बनाना ही होता है। तो समाधाता कहता है किम प्रयोजनम प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, क्यों बनाना पड़ता है, इसके क्या प्रयोजन है। तो जिज्ञासु ने बताया द्विपचन्त्वित्याह तिंग तिंगः इति निघातो यथा स्यात्, कि इसके बहुत सारे प्रयोजन है। जैसे तिंग तिंगः सूत्र है, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है। अतिंग है ना द्विहि, ठीक है, द्विहि अतिंग है, उससे उत्तर पचन्तु तिंग है, उसको निघात करना है। निघात करना है माने सर्वानुदात्त करना है। तो उसके लिए हमें प्रकृतिवद अनुकरणम भवति कहना ही होता है। अग्नित्याह, ये द्विपचन्तु इत्याह में पचन्तु ये अनुकरण शब्द है। कैसे? प्रदीप में देखिए, तीसरी पंक्ति देखिए, पचन्तु पचन्तु इति केनचित् उक्ते द्विहि पचन्तु इति अनुकरणम। किसी ने पचन्तु पचन्तु बोला था, ठीक है, और फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसका अनुकरण करते हुए कह रहा है द्विहि पचन्तु इत्याह, ये व्यक्ति 2 बार पचन्तु ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास द्विहि पचन्तु में पचन्तु है, ये अनुकरण शब्द है ना। ये सीधे सीधे ये तिंग नहीं है, ये तिंग का अनुकरण है, लेकिन प्रकृतिवद अनुकरणम भवति ऐसा मान करके हमने इसको तिंग कहा, और तिंग कह करके इसको हम तिंग तिंगह से निघात कराना चाहते हैं। और इसी तरह से अग्नि इत्याह, किसी बालक ने अग्नि ऐसे बोला और फिर किसी अनुकर्ता ने उसका अनुकरण किया कि अग्नि इत्याह देवदत्तः अग्नि इत्याह, ठीक है, ऐसा बोला। तो इस अग्नि शब्द की ईदुदे द्योचनम प्रगृह्यम सूत्र से हम प्रगृह्य संज्ञा कराना चाह रहे। अब होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ अग्नि 2 अग्नियों को कहने के लिए साक्षात प्रयुक्त किया जाएगा शब्द, वहां पर तो ईदुदे द्योचनम की शर्त घटेगी, ठीक है, और वहां पर प्रगृह्य संज्ञा होगी। लेकिन ये जो अग्नित्याह बोला जा रहा है, यहाँ तो अग्नि अनुकरण शब्द है, ठीक है। ये तो जो द्विवचन वाला अग्नि शब्द है तत्पदार्थक शब्द है केवल। ये शब्द स्वरूप परक शब्द है, ये सीधे सीधे द्व्यर्थ का ज्ञान नहीं करा रहा ना। तो यहाँ तो ईदुदे द्योचनम होनी नहीं चाहिए प्रगृह्य संज्ञा, लेकिन करते तो हैं। तो किससे करते? प्रकृतिवद अनुकरणम भवति। तो समाधाता ने ये केवल उदाहरण दिखाया कि प्रकृतिवद अनुकरणम भवति तो हमें बनाना ही पड़ता है कि जिससे द्विपचन्तु जैसे स्थल में तिंग तिंगह कार्य कर सकें, अग्नित्याह जैसे स्थल में हम अनुकरण की भी प्रगृह्य संज्ञा कर सके, इसलिए हमें प्रकृतिवद अनुकरणम भवति बनाना ही पड़ता है। और जब प्रकृतिवद अनुकरणम भवति बनाएंगे ही हम, तो जिज्ञासु दोष दे रहा है आगे कि यदि प्रकृतिवद अनुकरणम भवति इति उच्यते अपशब्द एवासौ भवति कुमार्जलितकित्याह ब्राह्मणी लृतकित्याह अपशब्दोष्यस्य प्रकृति ही। फिर से वापस वहां पर आ गए, जो पहले उदाहरण दिए थे ना, असाधु का अनुकरण साधु होता है, उस पर आ गए फिर से कि यदि प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, हमने ही बनाया शास्त्र वाक्य प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, हमने मतलब आचार्य के द्वारा स्वीकृत है, और जो दोनों पक्ष बात कर रहे हैं समाधाता जिज्ञासु, उन दोनों को भी स्वीकार्य है, उन दोनों को भी मान्य है ये
वाक्य प्रकृतिवद अनुकरणम भवति। तो जिज्ञासु इसीलिए बात कह रहा है कि इस वाक्य को तो आप भी मानते हो प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, और जब प्रकृतिवद अनुकरणम भवति बना रहे हैं अन्य शास्त्रीय कार्यों की निष्पन्नता के लिए, तो फिर इससे तो दोष भी आएगा, क्योंकि जहाँ प्रकृतिवद अनुकरणम भवति आप कह रहे हो तो अपशब्द एवासौ भवति कुमारी लितक इत्याह, तो इसके अनुसार तो कुमारी लितक इत्याह यहाँ पर जो लितक बोला गया वो अपशब्द ही होगा, क्योंकि इसकी जो प्रकृति थी, अनुकार्य था, वो दोषयुक्त था। ये तो आपको भी मान्य है ना, अनुकार्य को दोषयुक्त मान ही रहे हो। और अनुकार्य क्या है? प्रकृति। किसकी? अनुकरण की। अनुकार्य अनुकरण की प्रकृति है, तो प्रकृति यदि दोषयुक्त है तो फिर प्रकृतिवद अनुकरणम भवति के अनुसार अनुकरण भी दोषयुक्त होना चाहिए, तो वो भी कैसा हो जाएगा? अपशब्द हो जाएगा। ठीक, ये जिज्ञासु ने फिर से दोष दिखा दिया। यदि प्रकृतिवद अनुकरणम भवति इति उच्यते अपशब्द एव असौ भवति कुमारलितक इत्याह ब्राह्मण्यलितक इत्याह अपशब्दो ह्यस्य प्रकृतिः, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी थी? अपशब्द थी। तो यहाँ आकर के जिज्ञासु ने फिर से खंडन कर दिया ना प्रयोजन का। अशक्तिजा अनुकरणार्थ जो प्रयोजन दिखा रहे थे उसका फिर से खंडन किया। तो समाधाता कहता है न चाप शब्द प्रकृति ही, आप जो दिखा रहे हो ना यहाँ पे कि अपशब्द यहाँ प्रकृति है, वो अपशब्द प्रकृति नहीं है। क्यों? न शब्दा उपदिश्यन्ते, क्योंकि अपशब्द उपदिष्ट नहीं किए जाते हैं। न चानुपदिष्टा प्रकृतिरस्ति, और ना ही अनुपदिष्ट कोई प्रकृति होती है। माने हम प्रकृति उसी को मानेंगे जो उपदिष्ट हो, अनुपदिष्ट प्रकृति होती नहीं है। प्रदीप देखिए, ना चाप शब्द इति सिद्धांतवादी प्रकरणाधि शास्त्रीय प्रकृतिर आश्रीयते शास्त्र निबंधनम च कार्यम अतिदिश्यते अपशब्दश्च न शास्त्रीय प्रकृति अनुपदिष्टत्वात्। सिद्धांतवादी व्यक्ति ऐसा कह रहा है, प्रकरणाधि शास्त्रीय प्रकृतिर आश्रीयते, प्रकरण की दृष्टि से जो ये वाक्य है ना प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, इस वाक्य में हम प्रकरण की दृष्टि से जो शास्त्रीय प्रकृति होगी, शास्त्र ने जिसको प्रकृति के रूप में स्वीकार किया है, उसी को हम प्रकृतिवद अनुकरणम भवति वाक्य के संदर्भ में प्रकृति के रूप में गृहीत करेंगे, और उसी के लिए यह नियम लगेगा कि प्रकृतिवद अनुकरणम भवति। आप जिस किसी को भी प्रकृति कह दो, जैसे अनुकार्य को आपने प्रकृति कह दिया और उस पे लगाने लगे प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, वहां पे ये वाक्य नहीं लगेगा। जो शास्त्रीय प्रकृति है वहां पे लगेगा। प्रकरणाधि शास्त्रीय प्रकृति राष्ट्रीयते शास्त्र निबंधनम च कार्यम अतिदिश्यते, प्रकरण की दृष्टि से शास्त्रीय प्रकृति ग्रहण की जाएगी, और फिर शास्त्र के द्वारा जो कार्य कहे गए हैं उन्हीं कार्यों का अतिदेश प्रकृतिवद अनुकरणम भवति कह करके किया जा सकेगा। अपशब्दश्च न शास्त्रीय प्रकृति ही, जो वृद्धा ब्राह्मणी ने या जो छोटी कुमारी ने अशक्ति के कारण से दोषयुक्त शब्द का ऋतक का उच्चारण किया था, वो शास्त्रीय प्रकृति है ही नहीं। अपशब्दश्च न शास्त्रीय प्रकृति ही अनुपदिष्टत्वात्, क्योंकि उसका तो शास्त्र में उपदेश नहीं किया गया। न चाप शब्दत्वम शास्त्रीयम कार्यम, और फिर उस अपशब्द को लेकर के जो आप अनुकरण को अपशब्द ठहराना चाह रहे, ठीक है, उस दोषयुक्त अनुकारी को लेकर के फिर आप जो किसको अपशब्द ठहराना चाह रहे हैं? अनुकरण को। तो कह रहे हैं कि ये जो अनुकरण को अपशब्द ठहराना है ये भी कोई शास्त्रीय कार्य नहीं है। न चाप शब्दत्वम शास्त्रीयम कार्यम न अपि तद अतिदेष्टुम शक्यम, इसलिए उसका अतिदेश भी नहीं किया जा सकता। पहली बात तो जो दोषयुक्त अनुकार्य है वो कोई शास्त्रीय प्रकृति नहीं है, और फिर जब वो शास्त्रीय प्रकृति ही नहीं है तो वहाँ प्रकृतिवद अनुकरणम लगा करके आप जो है वो अनुकरण को भी अपशब्द ठहराना चाहो, तो ये जो अपशब्द ठहराना रूप कार्य है ये कोई शास्त्रीय कार्य भी नहीं है। तो दोनों ही बातें नहीं बन रही। प्रकृतिवद अनुकरणम भवति ये कहाँ लगता है, उसको स्पष्ट किया ना व्याख्याकारों ने। वैसे भाष्यकार ने भी इतना तो स्पष्ट कर ही दिया कि न चाप शब्द प्रकृति ही, कि ना तो ये शास्त्रीय प्रकृति है
ना तो ये शास्त्रीय प्रकृति है और ना ही इसको जो आप कार्य करवाना चाह रहे हो प्रकृतिवद अनुकरणम कह के वो कोई शास्त्रीय कार्य है। तो माने स्पष्ट कर दिया कि प्रकृतिवद अनुकरणम कहाँ अपना कार्य करता, कहाँ प्रवृत्त होता है ये वाक्य, जहाँ शास्त्रीय प्रकृति हो और उसके आधार पर हम अनुकरण को कोई शास्त्रीय कार्य ही कराने जा रहे हो, वहां पर प्रकृतिवद अनुकरणम भवति ये वाक्य प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं होता। तो प्रकृति स्थल में तो नहीं होगा क्योंकि अनुकार्य कोई शास्त्रीय प्रकृति भी नहीं है, ठीक है, और ना ही जो है आप उसको कोई उसके माध्यम से अनुकरण को कोई शास्त्रीय कार्य कराने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रकृतिवद अनुकरणम भवति प्रवृत्त होगा ही नहीं। ठीक, प्रकरणाद्धि शास्त्रीय प्रकृति राष्ट्रीयते शास्त्र निबंधनम च कार्यमतिदिश्यते अपशब्दश्च न शास्त्रीय प्रकृति अनुपदिष्टत्वात् न च अपशब्दत्वं शास्त्रीयं कार्यं नापि तद् अतिदेष्टुं शक्यं न हि साधोरसाधुत्वाद् अतिदेशो युक्तिमान्। न हि साधोर असाधुत्वाद् अतिदेशो युक्तिमान्। साधु के असाधु होने से अतिदेश युक्तिपूर्ण नहीं है। तदेवं भाष्यकारेण अशक्तिजानुकरणार्थत्वं ऋकारोपदेशस्य स्थापितम्। इसलिए भाष्यकार ने इस तरह से भाष्यकार ने यहाँ तक आकर के प्रदीपकार निर्णीत करके दिखा रहे हैं कि अशक्तिजा अनुकरणार्थत्वं ऋकारोपदेश से स्थापितम, इसको रख लिया। ठीक है, यहाँ तक अभी तक इस प्रयोजन को मान्य किया है समाधाता ने, अशक्तिजा अनुकरणार्थत्वं ऋकारोपदेशस्य। अब आगे देखिए, जिज्ञासु की ओर से आगे कहा जा रहा है, एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्लुत्यादयः। प्लुत्यादि प्रयोजन दिए थे, याद है? तीसरे प्रयोजन के अंतर्गत 3 प्रयोजन दे दिए थे ना, प्लुत, द्विवचन और स्वर कार्य। प्लुति द्विवचन स्वरिताः, स्वरित कार्य दिया था, स्वरित स्वर कार्य ही है। क्लिप्त शिख, क्लिप्तः, प्रक्लिप्तः, ये 3 प्रयोजन दिखाए थे। तो पहले 2 पे बात हो गई। पहले में 2 पक्ष बने हैं, यदि यदृच्छा शब्दों को मानेंगे प्रयोजन है पहला, ठीक है, और नहीं मानेंगे तो नहीं है, प्रत्याख्यान हो जाएगा। दूसरा प्रयोजन अशक्तिजा अनुकरणार्थ, उसको रखा गया। अशक्तिजा अनुकरणार्थ हमें ऋकारोपदेश की आवश्यकता है ही। और तीसरी बात हो रही है एक देश ये प्लुत्याद्यर्थश्च, तो इसके लिए जिज्ञासु प्रत्याख्यान कर रहा है कि एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्लुत्यादयः, कि आपको जो प्लुति आदि कार्य सिद्ध करने हैं ना, उनके लिए भी ऋकारोपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे उनको? तो कहा एक देश विकृतम अनन्यवत् भवति इति प्लुत्यादयोऽपि भविष्यन्ति। एक देश विकृत जो है वो अनन्यवत ही रहता है। ये भी हमारा एक परिभाषा वाक्य है ना, परिभाषा है ना। तो इसका आश्रय करेंगे, जिज्ञासु कह रहा है, तो इसलिए प्लुत्यादि कार्य भी हो जाएंगे। कैसे? प्रदीप देखिए, ऋकारे रेफ भागस्य लत्वे कृते स एव ऋकारः इति प्रत्यभिज्ञानादिति भावः। ये जितने भी उदाहरण थे आपके, क्लिप्त शिखः, क्लिप्तः, प्रक्लिप्तः, सारे कृपु धातु के ही है ना, और सब जगह आपने कृपोरोलः का प्रयोग किया है, ठीक है। और कृपोरोलः का प्रयोग करते हुए एक देश के माध्यम से हमने र को जो ल विधान किया गया है वो एक देश के द्वारा, एक देश के माध्यम से री को ही री विधान किया गया है, ऐसा हो गया है ना प्रक्लिप्तहारी प्रयोगों में। तो वहां पे प्रदीप कह रहे हैं कि एक देश विकृतम अनन्यवद लगाएंगे। ऋकारे रेफ भागस्य लत्वे कृते, ऋकार में जो रेफ भाग है उसको लकार किया, तो अयम स एव ऋकारः, लकार कर लेने पर भी हम पहचान लेंगे कि एक देश ही तो विकृत हुआ है री का। री को जो आपने री बना लिया, वो री में जो रेफ श्रुति थी उतने मात्र को आपने लकार का विधान किया है। तो एक देश विकृत हुआ, और जिसका एक देश विकृत होता है वो अनन्यवत होता है। तो भले ही आपको री दिख रहा है, फिर भी ये है क्या? री ही है। ऐसी प्रत्यभिज्ञा कर लेंगे, ऐसा पहचान कर लेंगे, तो ऐसा पहचान करके री में ही कार्य कर देंगे। जो भी आपको कार्य करने हैं, प्लुत कार्य करना है वो री में हो जाएगा। क्लिप्त शिखा में, क्लिप्त हमें दुर्वचन करना है तो वो री से उत्तर, अच से उत्तर चाहिए ना,
यर, तो री अच है, उससे उत्तर हो जाएगा। और प्रक्लिप्तः में भी जो है आपको क्या करना है, उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः करना है। तो री प्र का जो अकार है वो उदात्त है, उससे उत्तर री अनुदात्त हो जाएगा। अभी आप री को अनुदात्त मानना चाह रहे हो, उसके री जो है वो री के रूप में ही पहचाना जाएगा एक देश विकृतम के कारण से, तो री को अनुदात्त मान के उसको स्वरित कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। ऐसा जिज्ञासु ने प्रथम दृष्टया कहा कि ऋकारोपदेश की आवश्यकता नहीं है प्रत्यादि कार्यों के लिए। वो कार्य तो कैसे निष्पन्न हो जाएंगे, एक देश विकृतम अनन्यवद् भवति, इसका आश्रय करने से ही हो जाएंगे। तो देखिए आगे समाधाता कहता है, यदि एक देश विकृतम अनन्यवद् भवति इति उच्यते राज्यः कच राजकीयमल्लोपो न इति प्राप्नोति। समाधाता कहता है कि इस परिभाषा का दोष है, क्या है, एक देश विकृतम अनन्यवद्, ऐसा यदि आप मानोगे, कहोगे, तो राज्यः कच सूत्र से हम राजकीयम ये प्रयोग बनाते हैं, तो यहाँ पे अल्लोपो न ये पाएगा। देखिए राज्यः कच निकालिए, ये जिज्ञासु कहता है एक देश विकृतम अन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य। ये तो समाधान दे रहा है, पहले समाधाता ने दोष दिखाया, एक देश विकृतम अन्यवद् भवति कहोगे तो राज्यः कच जब राजकीयम बनाने लगोगे अल्लोपो नः दोष पाएगा। सूत्र संख्या 4-2-140 ना, तो राज्यः ककारश्चान्तादेशो भवति छश्च प्रत्ययः। आगे जो अर्थ आ रहे हैं शैषिक अर्थ, उन सारे शैषिक अर्थों में राजन शब्द से छ प्रत्यय हो जाता है और ककारांतादेश हो जाता है। कोई भी शैषिक अर्थ ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मान लीजिए हमने राज्ञी भवः या राज्ञी जातः कोई भी अर्थ लिया, तो राजन गी छ, ऐसी हमारी अलौकिक विग्रह की स्थिति है। अब यहाँ पर मध्यवर्ती विभक्ति का तो लुक हो ही जाएगा, तदितांत है, प्रातिपदिक है, ठीक है, सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, तो राजन छ ऐसा बचा। अब राज्यः कच के अनुसार जो है वो राजन के अंत को, अंतिम नकार को क्या हो जाना चाहिए, क हो जाना चाहिए, तो क्या बचा, राजक, और छ प्रत्यय का ई होता है ना, और यस्येति च होकर के राजकीय बन जाता है। सीधी सीधी प्रक्रिया तो ये है, ठीक, सीधी सीधी प्रक्रिया तो ये है ना। लेकिन अब कोई कहे हाँ, और अगर ककार अकार सहित आकार रहित करेंगे तो फिर यस्येति च भी नहीं लगेगा, बस सीधे न को का आदेश हुआ और राजकीय बन गया। अब यहाँ बात ये है कि समाधाता कह रहा है कि अगर एक देश विकृतम अनन्यवद् भवति इति उच्यते, एक देश विकृत को आप अनन्य मानते हो, तो राजन का तो केवल एक देश ही विकृत हुआ ना, तो इसलिए इसको अभी भी अनन्य मानो, राजन ही मानो, ठीक है। और राजन ही मानोगे तो अल्लोपो न लगेगा, अनंत भसंजक अंग है, छ प्रत्यय के परे भ संज्ञा भी हो ही जाएगी ना पूर्व की, तो अनंत भसंजक अंग है, उसके अन के आकार का लोप करना चाहिए। तो अगर लोप करोगे तो राजकीयम नहीं बनेगा, राजकीयम ज के पश्चात जो आकार है उसका लोप होने लगेगा ना, राजकीयम ऐसे बनने लगेगा। ये दोष दिखाया है समाधाता ने। यदि एक देश विकृतम अनन्यवद् इति उच्यते राज्यः कच राजकीयम अल्लोपो न इति प्राप्नोति, अल्लोपो न से आकार का, अन के आकार का लोप पाएगा। तो जिज्ञासु कहता है कि ये दोष नहीं है इस परिभाषा वाक्य का। क्यों? एक देश विकृतम अनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य, उस वाक्य को पूर्णता में देखेंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसका एक भाग क्या भी है, षष्ठी निर्दिष्टस्य। षष्ठी निर्दिष्ट को जो कार्य कहा जाता है ना, वहां पर षष्ठी निर्दिष्ट का एक देश विकृत हुआ भी अनन्य ही होता है। प्रदीप देखिए, षष्ठी निर्दिष्टस्य इति राज्यः कच इत्यत्र राजन शब्दः षष्ठी निर्दिष्टः न तु अन इति लोपाभावः। कह रहे हैं कि राज्यः कच में राजन तो षष्ठी निर्दिष्ट है, लेकिन अन वहां पर षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है। तो
अन के संदर्भ में, और अल्लोपो नः में कार्य किसको कहा गया है? अन को। अनंत भ संज्ञक अंग के अन को, अनंत भ संज्ञक अंग के अन के आकार का लोप हो जाता है ना। तो वहां तो अन को षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य, अन जो षष्ठी निर्दिष्ट है उसके आकार को कार्य कहा है, और यहाँ पर जो है वो राज्य क च में राजन को षष्ठी निर्दिष्ट बनाया है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक देश विकृतम अनन्यवत की बात नहीं आती है, उसकी अतिव्याप्ति नहीं होगी। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी फिर जो है वो कहना ऐसा चाहते हैं कि देखो राजन षष्ठी निर्दिष्ट है, तो राजन षष्ठी निर्दिष्ट है तो उसमें एक देश विकृतम अनन्यवत लगेगा तो राजन तो दिख जाएगा, लेकिन जो अल्लोपो नः की दृष्टि से अन षष्ठी निर्दिष्ट है वहां तो हमें अन को अन के रूप में देखना है, तब जो है वो क्या लग सकेगा? अल्लोपो नः लगेगा, लेकिन अन जो है वो दिखेगा नहीं अन के रूप में। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि राज्य क च में अन, राज्य क च में अन षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है, यही दिखा रहे हैं ना। राज्य क च इत्यत्र राजन शब्दः षष्ठी निर्दिष्टः न तु अन। राज्य क च सूत्र में राजन तो षष्ठी निर्दिष्ट है लेकिन अन षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है। इति लोपाभावः, इसलिए वहां पे लोप नहीं होगा।